हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस गुरु क्लास में। आज हम नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेशंस की। मींस अब इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, इस वीडियो में हम केवल डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ओके, चैप्टर्स की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले वो है फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। फाइन। तो इस चैप्टर में जो जो डेफिनेशंस यूज में आती हैं, जिन जिन डेफिनेशन के बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओके, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो डेफिनेशंस होती है वो किसी चैप्टर की बैकबोन होती है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी हमें डेफिनेशन से ही मिलती है। यस और नो, कि इस चैप्टर में जो भी वर्ड्स टर्म्स जो यूज करने वाले हैं, ओके, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने वाले हैं, वो कहां से मिलेगी? डेफिनेशन से। फाइन। सो इस टॉपिक में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे और इसके अलावा भी अगर कोई लॉ है, उसका स्टेटमेंट है, तो वो भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज चार्ज। अंडरस्टूड? चार्ज क्या होता है? तो चार्ज के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमें पता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किससे मिलके बना है? एटम से, लाइक दिस। ओके, और अगर एक एटम की बात करूं कि हमारा एक सिंगल एटम किससे बना है, तो हमारा सिंगल एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली अगर ऐसा बोलूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अराउंड रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, तो इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी? मास। ओके, मास की वजह से क्या करता है कि मास की वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। और इस स्पेस की वजह से एटम अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एटम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ऐसे मल्टीपल एटम्स मिलके एक ऑब्जेक्ट फॉर्म करेंगे और वो ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अंडरस्टूड? तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से स्पेस ऑक्यूपाई होता है और मास की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से। ओके, तो सिमिलरली जैसा मास है वैसे ही एक अनदर प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज। अंडरस्टूड? और सभी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास ये प्रॉपर्टी होने वाली है। ओके, तो मींस ये यूनिवर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कौन? चार्ज। क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट के पास है, इसलिए क्या हुई? फंडामेंटल प्रॉपर्टी हुई। इस प्रॉपर्टी की वजह से हो क्या रहा है? जैसे मास की वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है, इस प्रॉपर्टी की वजह से भी क्या हो रहा है? फोर्स जनरेट हो रहा है। अब ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। ओके, और किसी फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल हम किस फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड में। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो ग्रेविटी के फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास मास है। जिसके पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, जिसके पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट कर सकता है। आगे बात समझ? तो मास की प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इन द सेम वे चार्ज नाम की प्रॉपर्टी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। ओके, सो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से कोई भी
चार्ज है, चार्ज पार्टिकल या चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा और इलेक्ट्रिकल फोर्स को जनरेट भी करेगा। ठीक है, सो इसी की बेसिस पर हम डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट के पास ही होती है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच it generates and experiences electromagnetic effects। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, अंडरस्टूड, और इसकी वजह से क्या होता है, जनरेट करता है ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस करता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, नो डाउट, क्योंकि सबके पास है, तो जो सबके पास है वो बेसिक है, मींस फंडामेंटल है। ओके, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं। क्लियर, फाइन। यहां पे जो चार्ज, अभी तो केवल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, बट चार्ज का जो नेचर है वो दो टाइप का होता है, एक नेचर प्रोटॉन के पास और दूसरा वाला नेचर इलेक्ट्रॉन के पास। मींस प्रोटॉन के पास जिस टाइप का नेचर है, एक्चुअल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, दे आर कैरिंग चार्ज, चार्ज, वो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो प्रोटॉन पे जिस नेचर का चार्ज है उसको बोल रहे हैं हम पॉजिटिव चार्ज, ओके, और इलेक्ट्रॉन पे जिस नेचर का चार्ज है उसको बोल रहे हैं हम निगेटिव चार्ज, अंडरस्टूड। तो चार्ज दो नेचर का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास केवल एक सिंगल नेचर का होता है, अंडरस्टूड, बट चार्ज दो नेचर का होता है। इसकी ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, चार्ज इज मेजरेबल क्वांटिटी, सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलोम, ठीक है। नेचर कैसा है चार्ज का, तो पॉजिटिव नेगेटिव है, बट स्केलर और वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं, आप सभी इस बात से पहले से ही अवगत हो, ओके। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो है ए टी, ठीक है। कैसे, 10th क्लास में आपने पढ़ा है करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज जो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा। टाइम के लिए हम टी डायमेंशनल नोटेशन यूज करते हैं और करंट के लिए ए डायमेंशनल नोटेशन यूज करते हैं, अंडरस्टूड। सो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ए टी, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, ए टी, फाइन, ओके। इसको मेजर कैसे करते हैं, तो नोट करके लिखेंगे हम, चार्ज ऑन अ बॉडी is measured by formula Q equals to plus minus n e, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट ये यहाँ पे नोटेशन क्या है उनके बारे में बता देता हूं मैं।
तो Q तो है यहाँ पे चार्ज, ओके, N जो है, N है यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सेस और डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, और E जो है, E 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम, जो कि किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो इक्वल नंबर में होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम। बस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव नेचर का है प्लस, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव नेचर का है, ओके। ये क्वांटिटी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके, सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल है जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं, ओके, जिनके पास ये चार्ज है, क्लियर। और नंबर ऑफ एक्सेस और डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जनरल अगर हम बात करें, आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट पढ़े होंगे, तो जिस भी एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम की बात करें, तो उसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉडी का जो नेचर है, जो एलिमेंट का जो नेचर है, वो क्या है, न्यूट्रल रहने का है, वो क्या है, न्यूट्रल रहने का। तो जितने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, सो दैट कि उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे, ओके। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव, तो दोनों एड होके जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। तो नंबर ऑफ एक्सेस और डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो 11 प्रोटॉन बचे और 10 इलेक्ट्रॉन बचे, अंडरस्टूड। यानी उसके पास, एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ गई, ओके। तो वहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 1। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, तो 11 तो प्रोटॉन है और 9 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरीके से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ओके, 17 प्रोटॉन इसके पास और 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ओके। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में बाहर से लेके आ गया, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिए उसके, तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, ओके। तो जो एक्सेस अमाउंट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रलिटी के लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन अभी एक्सेस में कितना हो गया, 1, तो वहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 1। आगे बात समझ में। इसी तरीके से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेके आ गए, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 19, और प्रोटॉन कितने, 17, तो 2 एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वहां पे n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो इसका मतलब ये होता है, क्लियर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स, चार्ज ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन, एक हुआ आपका प्रोटॉन, एक हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, और एक हुआ न्यूट्रॉन, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ओके। तो जो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम, पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम प्लस ई, ठीक है। ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम, क्लियर। इलेक्ट्रॉन पर भी सेम अमाउंट का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलोम, बट जो नेचर होता है वो अपोजिट होता है, यानी निगेटिव। इसको लिखते हैं माइनस ई, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना ना पड़े, इसलिए हम इस बड़े नंबर को एक नोटेशन ई से डिनोट कर देते हैं, अंडरस्टूड। न्यूट्रॉन जो बनता है जनरली प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों का अमाउंट इक्वल है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या आ जाएगा, 0, अंडरस्टूड। तो प्रोटॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, क्लियर, ओके। तो बॉडी पर चार्ज कैसे आता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दिस आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये इतना चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसलिए कभी कभी हम क्या बोल देते हैं कि चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही चार्ज का नाम दे देते हैं, बट दीज आर द पार्टिकल्स नॉट चार्ज, ओके। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी which is carried by these particles. Is it clear to all? Okay, fine. Now next definition,
पॉइंट चार्जेस वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ओके, अब देखिए बॉडी पर चार्ज कैसे आता है। सिंपली बॉडी पर जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। क्लियर? तो अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम केवल डेफिनेशंस के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को समझने के लिए केवल इतना समझना है कि बॉडी पर चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी या इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के एक्सेस की वजह से। मींस इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या बॉडी के अंदर आएंगे, तो उससे बॉडी क्या होती है? चार्ज होती है। क्लियर? तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि अगर जो टोटल चार्ज है वो केवल एक सिंगल पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है। सिंगल पॉइंट पर क्या है? कंसेंट्रेटेड है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन की साइज क्या है? बहुत कम है। ठीक है, हमें दिखता भी नहीं है। क्लियर? तो मींस वो जो चार्ज है, इस पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, वो चार्ज क्या हुआ? पॉइंट चार्ज। क्योंकि वो चार्ज कितना स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉइंट मींस बहुत कम स्पेस में वो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अगर सारा चार्ज बहुत कम स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट चार्ज। आगे बात समझ में? ओके। इसी तरीके से अगर एटम की बात करें तो एटम भी बहुत छोटा होता है। एटम भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो इसमें जो चार्ज है वो चार्ज क्या है? बहुत कम स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसको भी क्या कंसीडर कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज। ओके, सो अगर मैं डेफिनेशन वाइज अगर देखूं तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर चार्ज क्या है? बहुत कम स्पेस में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, या सिंपल बोले तो चार्ज अगर एक पॉइंट पर कंसेंट्रेटेड है तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट चार्ज। इफ चार्ज is concentrated at a point only, then it is called point charge। इसको क्या बोलेंगे हम? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। ओके, तो बहुत कम स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है, बहुत कम स्पेस में क्या है? कंसेंट्रेटेड है, तो इसको बोल रहे हैं हम पॉइंट चार्ज। अगर एग्जांपल की अगर बात करें, अगर यहां पे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल एटसेट्रा, ये क्या है? ये जो पार्टिकल्स है बहुत छोटे छोटे, अगर इनके पास चार्ज है, एटम के पास भी हो सकता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो आगे क्या आ जाएगा? चार्ज। जैसे हम Na+ की बात करते हैं, ठीक है, Cl- की बात करते हैं, सो दीज आर द एटम, और इनके पास क्या है? चार्ज। तो अगर पार्टिकल बहुत छोटा है तो उसके पास चार्ज है, तो बहुत कम स्पेस में एक पॉइंट पर है, तो उसको बोल देंगे हम पॉइंट चार्ज। मॉलिक्यूल पर भी सेम तरीके से। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या होता है? अगर चार्ज बॉडी पे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, चार्ज पूरी तरीके से क्या है? बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। ओके, सो इफ चार्ज इज spread over body, then it is called distributed charge। It is called what? Distributed
चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। जैसे यहां पर पॉइंट चार्ज बिल्कुल इस पॉइंट पर ही है, ये तो ये क्या है, केवल पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये क्या है यहां पर, पॉइंट चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव है, ये इस तरीके से केवल एक पॉइंट पर है तो उसको बोल रहे हैं पॉइंट चार्ज। कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, पूरी सरफेस पर चार्ज आ गया, जैसे प्लस 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 दिखाया हुआ है, अंडरस्टूड। तो ये पूरी बॉडी पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ओके। जैसे पूरे इसके वॉल्यूम में है, अभी ये केवल सरफेस पर है दिखाया है, ये पूरे वॉल्यूम में, ये केवल सरफेस पर है, ये पूरे वॉल्यूम में है, ओके। इसी तरीके से सरफेस पर है, ये पूरे वॉल्यूम में है, अंदर भी है बाहर भी, ठीक है। 3D बॉडी है ये भी 3D बॉडी स्फीयर है, बट केवल चार्ज इसकी सरफेस पर है, तो ओके। इसी तरीके से क्यूबॉइड है, चार्ज इसकी सरफेस पर है, तो केवल सरफेस पे है तो उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज, और पूरी वॉल्यूम में है तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज, अंडरस्टूड। सो तो चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्या है, होप कि आपको पूरी तरीके से समझ आ गया, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल डायग्राम में बने हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो मान लीजिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पोल, ठीक है, अगर कोई वहां पे कुछ कट होता है और वो पोल से टच हो जाता है वायर, मान लीजिए कि कहीं कट है और वो पोल से टच हो गया, तो पूरे वो पोल में क्या हो जाता है, करंट फैल जाता है, ऐसा ही बोलते हैं हम, जैसे ही टच करते हैं हमें शॉक लगता है, तो वहां पे जो चार्ज है, वहां पे जो चार्ज है वो क्या है, पूरे पोल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। वहां पे चार्ज क्या है, जो वो पूरे पोल पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, मींस उसकी सरफेस पर या उसके वॉल्यूम में क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ओके। तो एग्जांपल लिख सकते हैं, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट चार्ज spread over a device like fan, cooler, etc, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो इनके ऊपर चार्ज फैल जाता है तो क्या होगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का एग्जांपल है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अब देखो, मींस जैसे अगर हम बात करें, मिल्क की बात कर लेते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें इतने वॉल्यूम में 1 लीटर मिल्क या 1 kg मिल्क फील्ड है, 1 kg, अंडरस्टूड। बट अगर इसकी जगह में आयरन को फिल कर देता हूं, यानी आयरन रख देता हूं, ठीक है, लाइक दिस, अगर ये आयरन भी अगर 1 kg का है, ठीक है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम अलग अलग होगा कि सेम होगा, अलग अलग होगा, ओके। तो अलग अलग क्यों है, दोनों 1 kg के फिर भी अलग अलग क्यों है, बिकॉज इस मिल्क के मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो मींस एक कम डेंसर है, एक ज्यादा डेंसर है, क्लियर। तो यहां से डेंसिटी वर्ड समझ में आता है। अब हम बात करेंगे चार्ज डेंसिटी कैसे है। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द बॉडी, तो अगर उसका जो सरफेस पे अगर ज्यादा चार्ज हुआ और दूसरी एक और सेम सरफेस पर कम चार्ज हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि जो जिस पे ज्यादा चार्ज है, जिस पर ज्यादा चार्ज है, जिस पर ज्यादा चार्ज है, जिस पर ज्यादा चार्ज है, उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है,
और जिस पर कम चार्ज है, जबकि सरफेस का जो एरिया है वो क्या है, एक जैसा है। तो एक पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, एक पर चार्ज डेंसिटी क्या है, कम है। अंडरस्टूड? तो डेंसिटी वर्ड यहां से समझ में आता है। अब अलग अलग टाइप की सरफेसेस हमारे पास हो सकती है। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकता है कि बहुत, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे एटम, एक एटम हो सकता है, तो उसके लिए तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो क्या होगा, कोई सरफेस है, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है, उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी। तो ये जो टर्म्स डिफाइंड है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए। तो हमारे पास कैसे कैसे सरफेस हो सकती है, जैसे हमारे पास 1D सरफेस हो सकती है। 1D सरफेस हमारे पास क्या हो सकता है, 1D सरफेस हो सकती है। 1D सरफेस, ठीक है, जैसे एक वायर, जो वेरी थिन वायर, वेरी थिन वायर, बहुत ज्यादा पतला है। ओके, तो ये 1D सरफेस है। ओके, तो अगर इस पर कोई चार्ज है तो हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पर क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर कोई सरफेस है, 2D ऑब्जेक्ट है या 2D सरफेस है, ठीक है, अगर इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दिस। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर अगर कोई वॉल्यूम है, अगर कोई वॉल्यूमेट्रिक बॉडी है, जैसे स्फीयर की अगर बात करें, या क्यूब की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्यूब की बात कर लेते हैं। तो इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर बाहर, ठीक है, अंदर बाहर सब जगह क्या है, चार्ज है, लाइक दिस। ये ऊपर भी चार्ज है, इसके अंदर भी वॉल्यूम में चार्ज है। तो इसका मतलब कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और भी सरफेसेस हो सकती है, जैसे एक स्फीयर, लाइक दिस, तो इसके सरफेस पर भी चार्ज, इसके वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज, लाइक दिस। तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? ओके, फाइन। सो यहां पर 1D सरफेस हो सकती है, 2D हो सकती है और 3D सरफेस हो सकती है। तो उनपे जो चार्ज की जो डेंसिटी है, अगर ज्यादा चार्ज है, अब डेंसिटी कैसे हम निकालेंगे, जैसे हम दो वायर को कंसीडर करें सेम लेंथ का, ठीक है, सेम लेंथ का, तो इस पे कुछ चार्ज है, मान लीजिए 5 कूलम चार्ज है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और इस पे जो चार्ज है वो 3 कूलम चार्ज है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है 5 कूलम वाले पे, क्योंकि चार्ज ज्यादा है, लेंथ सेम है। तो हम यहां पर लीनियर बॉडी के लिए कंपैरिजन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेंथ के अकॉर्डिंग, पर यूनिट लेंथ। मींस अगर हम बोले कि जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ कितना है, चार्ज जो है पर यूनिट लेंथ कितना है, तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कि यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर पर 5 कूलम चार्ज हुआ, मैं थोड़ी लेंथ को चेंज कर रहा हूं, और ये 8 सेंटीमीटर लेंथ पर 8 सेंटीमीटर लेंथ पर 5 कूलम चार्ज हुआ, एग्जांपल के लिए। तो अब किसको बोलेंगे कि किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इस पर, तो हम वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा कि इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, तो 5/10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना आएगा, 0.05 कूलम पर सेंटीमीटर। और इसी तरीके से ये आएगा 5 या अभी 5 कूलम ले लिया मैंने, तो 5 कूलम और ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो 5 कूलम बाय 8 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा ये, यहां से 8 सेंटीमीटर कितना आएगा, 8 से डिवाइड करो,
8 6 जा 48, 2 रिमाइंडर बचेगा 20, 8 2 जा 16। ओके, तो 2 डिजिट तक ही रखता हूं इसको, तो कितना आएगा कूलम पर सेंटीमीटर। इस पर 0.5 कूलम पर सेंटीमीटर है और यहां पे क्या है 0.62 कूलम पर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि इस पर यूनिट लेंथ चार्ज ज्यादा है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है ज्यादा है। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से कंपेयर करते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो मैंने अभी बताया है उसको एज ए डेफिनेशन हम नोट करेंगे। क्लियर? एज ए डेफिनेशन हम नोट करेंगे। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी, पर यूनिट लेंथ ऑफ बॉडी is called linear charge density, linear charge density, charge density. Okay, that is lambda equals to q by l. Okay, अगर इसकी SI यूनिट की अगर बात करें, SI यूनिट इज, अगर इसकी SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या है कूलम और लेंथ की मीटर। सो SI यूनिट विल बी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें तो क्या होगा, जैसे चार्ज का क्या है अभी देखा हमने 80, और डिनोमिनेटर में क्या है लेंथ मींस L। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर वाला L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L इनवर्स। ओके, और A T, T आगे लिख रहा हूं और A को पीछे लिख रहा हूं। ठीक है, तो L इनवर्स T A, M को लिखना हो तो M की पावर 0 लिख सकते हैं हम। क्लियर? नहीं लिखेंगे तो चलेगा, फाइन। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे लाइन यानी लीनियर बॉडी या वन बॉडी पर, वन डायमेंशनल बॉडी पर हमने चार्ज डेंसिटी को देखा, वैसे सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ओके, तो पर यूनिट एरिया जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लीनियर बॉडी में क्या है पर यूनिट लेंथ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोल रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस में क्या होगा पर यूनिट एरिया जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो डेफिनेशन इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, तो चार्ज पर यूनिट एरिया per unit area of the body, per unit area of the body is called surface charge density, surface charge density. Okay, that is sigma equals to charge per unit area. दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसकी एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करूं, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो अगर इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या है कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर। सो एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, फाइन। और डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें
डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका तो 80 और इसका एल स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। सो मीटर के लिए यानी लेंथ के लिए एल नोटेशन यूज करते हैं, तो डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर माइनस 2 और 80 या टी ए। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन, ओके। So move to next definition, volumetric charge density. Okay, volumetric charge density या volume charge density, volume charge density, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी भी यही, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको रो प्रोनाउंस करते हैं, फाइन। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी is called volumetric charge density, is called volumetric charge density, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। V यहां पे वॉल्यूम है, Q यहां पर चार्ज है, फाइन। इसकी एसआई यूनिट के बारे में अगर बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट चार्ज की कूलॉम और इसकी मीटर क्यूब, सो कूलॉम पर मीटर क्यूब, ओके। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का 80 और वॉल्यूम का मीटर क्यूब मींस एल क्यूब, एल ऊपर जाएगा तो एल टू द पावर माइनस 3। सो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बच्चों एल माइनस 3 और 80 मींस टी को आगे लिखते हैं, ए को पीछे, एल क्यूब माइनस एल माइनस 3 एंड टी ए, फाइन। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, फाइन। So these are the definitions of linear charge density, surface charge density and volume charge density, fine. Next, what is quantization, what is quantization, fine। तो quantization क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखिए कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होगी उसको समझते हैं पहले। अगर मैं किसी बॉडी के अंदर 100 प्रोटॉन को एज्यूम कर रहा हूं कि बॉडी के अंदर कितने 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉडी पर जो चार्ज है Q, बॉडी पर जो चार्ज है Q वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है माइनस ई, और एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा प्लस ई, ओके। इसमें 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा प्लस 100 ई, ओके। ई का मतलब क्या है ऑलरेडी मैंने आपको अभी बताया है, प्लस 1 ई का मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ओके। अगर प्लस लिख रहा हूं तो मींस पॉजिटिव चार्ज है और माइनस लिख रहा हूं मींस नेगेटिव चार्ज है। तो 100 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे प्लस ई, 2 पे प्लस 2 ई, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 पे प्लस 3, सो अगर 100 है तो प्लस 100 ई चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा ये पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कितना माइनस 100 ई, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 100, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो अभी बॉडी कैसी है न्यूट्रल, अभी बॉडी कैसी है न्यूट्रल। अब इस पर चार्ज कैसे आएगा देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को आउट कर दूं,
बाहर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉन 99 ही हो जाएगा। ओके, देखो बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी चाहिए, तो नॉर्मली इतनी एनर्जी हम नहीं दे पाएंगे। और सेकेंड थिंग, अगर प्रोटॉन आपने ट्रांसफर कर भी दिया तो एटम ही क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज व्हाट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन चेंज मींस एटम चेंज, इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज होने से एटम चेंज नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। लेकिन लेकिन अगर आपने प्रोटॉन को ही चेंज कर दिया, नंबर प्रोटॉन के नंबर ही चेंज कर दिए तो एटम ही पूरा क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे नाइट्रोजन 7 एटम, सॉरी नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएंगे तो n+n2+ इस तरीके से बन सकता है। ओके, बट अगर मैंने एक प्रोटॉन हटा दिया तो एटॉमिक नंबर कितना, 6 हो जाएगा, मींस नाइट्रोजन से क्या बन जाएगा, कार्बन बन जाएगा, तो मींस उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कंप्लीटली। फाइन, सो प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम प्रोटॉन ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो 100 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो उतने ही थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, डिफिशियंसी आ गई, सो 99 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, +100e, और 99 पर बात करें तो -99e, सो ओवरऑल अगर देखें तो +e, तो बॉडी पर जो चार्ज आ गया क्या आ गया, +e, ओके, मींस प्लस ये। इसी तरीके से अगर दो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आउट कर दिया बाहर, तो क्या हो जाएगा, 100 प्रोटॉन 98 इलेक्ट्रॉन, 100 प्रोटॉन पे कितना है, +100e, 98 इलेक्ट्रॉन पे कितना है, -98e, तो कितना डिफरेंस, 2 का, तो +2e, ओके, तो +2 चार्ज आ जाएगा इसके पास। क्लियर, तो बॉडी पर इस तरीके से चार्ज आता मींस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। क्लियर, तो अगर हम यहां पे देखें, यहां पे क्या है 1e, ये कितना है +2e, अगर इसी तरीके से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी करता तो +3, ऐसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बाहर कर देता तो +ne। ओके, अगर इसका उल्टा करता मैं, क्या, इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजता इन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता तो कितने प्रोटॉन, प्रोटॉन तो वही, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते, 101 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ओके, प्रोटॉन पे चार्ज कितना, +100e, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, -101 इलेक्ट्रॉन पे कितना, -101e, अगर इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -e, अगर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन को कर दिया तो -2e, ऐसे 3 को कर दिया तो -3, ओके, इन द सेम वे अगर n को अंदर कर दिया तो -ne। क्लियर, तो बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है, इन दोनों से हमने क्या सीखा कि बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ये क्या है, इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ रहा है, 1.5 तो आएगा नहीं ना। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। सो बॉडी पर जो चार्ज आएगा, ठीक है, बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। फाइन, सो मींस चार्ज जो आ रहा है वो इंटीजर फॉर्म में ही आ रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्वांटम, यानी पैकेट की फॉर्म में, जैसे एक 1e चार्ज आया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो +2e आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो अपना पास जितना चार्ज था वो पूरा का पूरा लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो मींस अपने पास जो चार्ज था वो पूरा का पूरा लेके आया। अंडरस्टूड, मींस उस पे जो चार्ज था मतलब एक पैकेट था पूरा, ऐसा नहीं कि उसका आधा चार्ज ही लेके गया आधा छोड़ के गया, ऐसा नहीं, पूरा उसके पास जितना पैकेट था चार्ज का वो पूरा पैकेट लेके गया। ओके, तो पैकेट की फॉर्म में आ रहा है, तो
जो क्वांटाइजेशन में क्वांटा वर्ड है वो किसको डिनोट करता है? पैकेट को। तो क्वांटाइजेशन में जो क्वांटा है इसका मीनिंग ही होता है पैकेट। ओके, तो बॉडी पर जो चार्ज आ रहा है वो पैकेट की फॉर्म में आ रहा है। मींस पहले मान लीजिए न्यूट्रल था तो जीरो चार्ज था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है उसके पास जो एक पैकेट था चार्ज का वो पूरा का पूरा लेके गया, तो कितना चार्ज आ गया? +1e। ठीक है, +1e। क्लियर? इसी तरीके से दो इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो एक और इलेक्ट्रॉन निकला तो वो पैकेट ऑफ चार्ज पूरा लेके गया, तो फिर +2e चार्ज आया। ऐसा नहीं कि 1e के बाद 1.1e आया, ऐसा नहीं आया, पूरा पैकेट था। जो पैकेट मींस व्हाट? e, यानी 1.6 × 10⁻19। ओके, तो उतना चार्ज पूरा का पूरा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी उसके मल्टीपल में जो होगा वो चार्ज आएगा बॉडी पर। ओके, 1.1 डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो जो यहां से सीखा हमने वही हम लिखने वाले हैं। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन charge on a body is integer multiple of electronic charge that is q equals to ±n e। जैसा भी बताया, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। n क्या है? नंबर ऑफ एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी, और q क्या है? चार्ज ऑन द बॉडी। ओके, और e क्या है? e तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सिंपली अगर बात करें तो, या सिंपल अगर वैल्यू लिखो तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, ये इसका मीनिंग होता है ये वाला। क्लियर? सो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फाइन, होप you have understood this. Now move to next definition, methods of charging a body। ठीक है, methods of charging a body। तो फ्रिक्शन, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट केवल ओवरव्यू। फ्रिक्शन में क्या होता है? दोनों बॉडी क्या है? मींस मान लीजिए एक पाम है मेरी और ये दूसरी पाम है, दोनों को क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। दोनों को क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। तो रबिंग से क्या होगा? रबिंग से इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होंगे। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। ओके, तो ट्रांसफर होने से क्या होगा? एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, दूसरी साइड क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो बॉडी पर क्या होगा? एक बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, और एक बॉडी पर पॉजिटिव आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो बॉडी पर चार्ज आना मींस बॉडी को चार्ज करना। आगे बात समझ? तो चार्जिंग ऑफ बॉडी का मीनिंग क्या है? बॉडी पर चार्ज आना। तो बॉडी पर चार्ज कैसे ला सकते हैं? इन तीन मेथड से हम बॉडी पर चार्ज लेके आ सकते हैं। तो फ्रिक्शन में क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन में बॉडी को रब कर रहे हैं। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय rubbing together, by rubbing, बस ये ठीक है, by rubbing, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय रबिंग। तो रबिंग की वजह से क्या होगा? एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? गेन करेगी। सो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? तो कंडक्शन में क्या होता है कि एक ऑलरेडी चार्ज बॉडी को, इसमें ऑलरेडी चार्ज बॉडी, ठीक है, फ्रिक्शन में क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन में पूरी चार्ज बॉडी को लेके नहीं आ रहे, दोनों बॉडी न्यूट्रल है और रब करवा रहे हैं। इसमें कंडक्शन में
एक बॉडी चार्ज्ड है, ऑलरेडी चार्ज्ड, ऑलरेडी चार्ज्ड है, और एक दूसरी बॉडी जिस पर अभी कोई चार्ज नहीं है, तो उसको इससे टच करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टच करवा रहे हैं, या सिंपली इसको कनेक्ट कर रहे हैं। सिंपली इसको क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्शन की वजह से क्या होगा? कनेक्शन की वजह से क्या होगा? जैसे बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो न्यूट्रल रहने की है। क्या है? न्यूट्रल रहने की। क्योंकि चार्ज आ जाएगा तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? फोर्स। जैसे चार्ज, चार्ज की डेफिनेशन में लिखा कि एक्सपीरियंस फोर्स या प्रोड्यूस फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ये। ओके, क्योंकि बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी वो न्यूट्रल रहने की है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर इसको न्यूट्रल होना है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से, मींस इस बॉडी से, बी बॉडी से ए बॉडी की साइड क्या हो जाएंगे? खींचते चले जाएंगे। ओके, कब तक खिंचाएंगे? जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे इसको। तो जब दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रॉन इससे खिंचाते चले जाएंगे। अंडरस्टूड? तो इस पे अभी कोई चार्ज है नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो क्या होगा? इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए यानी प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहले ये जो न्यूट्रल थी अब क्या हो गई? चार्ज हो गई। तो ये जो मेथड है इस तरीके से चार्ज करने की, इसको बोलते हैं हम कंडक्शन। इंडक्शन में क्या करते हैं? इंडक्शन में जनरली एक चार्ज्ड बॉडी को, जनरली एक चार्ज्ड बॉडी को हम अनचार्ज्ड बॉडी के पास रखते हैं। अनचार्ज बॉडी के पास रखते हैं। ये चार्ज बॉडी है जिसको मैं बोल रहा हूं बॉडी ए, इसको एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास रखते हैं। ठीक है, एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास में रखा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, तो इनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, फोर्स लगाता है। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनको तो अपनी तरफ खींचेगा, तो होगा क्या? इस पोर्शन पर यानी इस साइड, बॉडी के इस साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इकट्ठे। ओके, अगर बहुत ज्यादा अगर इस पर चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाल सकता है, पर अभी बाहर निकालने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अब बॉडी के इलेक्ट्रॉन को खींच के एक साइड कर दिया, तो जिस पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो गए वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है इस साइड, और इसके अपोजिट साइड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए एक साइड, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जिधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और पॉजिटिव कम हो गया, और जिधर इलेक्ट्रॉन कम थे प्रोटॉन्स तो वही के वही रुके रह गए, तो उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव कम हो गया। तो जो नेट चार्ज होगा इस एक पोर्शन में नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया और एक पोर्शन में नेट पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से ये पार्शियली चार्ज हो गई। ये क्या हो गई? पार्शियली चार्ज हो गई। पार्शियली चार्ज हो गई। ठीक है, पार्शियली चार्ज। तो इस मेथड को बोलते हैं इंडक्शन मेथड। मींस इसमें हम कनेक्ट नहीं करते हैं, इसमें हम कनेक्ट नहीं करते, हम क्या करते हैं? अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में रखते हैं। तो एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी साइड क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली चार्ज। अब इसको कंप्लीट चार्ज करने की भी प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस के बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बॉडी को हम चार्ज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते। इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? कौन बताएगा इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? कौन बताएगा?
अब देखो बॉडी पर चार्ज आ गया, अब बॉडी पर किस नेचर का चार्ज है, अमाउंट की बात नहीं कर रहे, किस नेचर का चार्ज है अगर वो कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो बताना है कि पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके लिए हम डिवाइस यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इससे ये पता चलता है कि किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। उसके लिए बेसिकली करते क्या है हम, सिंपल सा एपरेटस है, ये ग्लास केस है यानी ग्लास की एक बोतल है बड़ी सी, इसमें एक रोड है ब्रास की यानी कंडक्टिंग रोड है, सिंपली कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड की दो स्ट्रिप है पत्ती जैसी, ओके, तो इसको बोलते हैं गोल्ड लीफ, दोनों इस तरीके से रहती है लाइक दिस, ओके, ये इस तरीके से, ओके, और ये यहां पर कोई मेटल फॉइल है, ठीक है। तो अगर अगर हमें कोई भी किसी बॉडी पर चार्ज कौन सा होगा अगर वो चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, चार्ज्ड बॉडी को हम क्या करते हैं, या सबसे पहले तो क्या है, मान लीजिए इसको हमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इससे क्या कर दिया हमने, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, ये हमें पता है क्योंकि पहले फॉइल पास थी। अब क्या हुआ कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, निकाल दिया, ओके, इससे इलेक्ट्रॉन को कुछ हमने निकाल दिया, फाइन, ओके। तो अब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पे क्या है, क्या पॉजिटिव चार्ज, दोनों फॉइल है, दोनों पॉजिटिव 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 क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो दूर चले जाएंगे, ऐसे दूर हो गए। अब जिस बॉडी पर चार्ज को आपको चेक करना है कि पॉजिटिव चार्ज आया कि नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया कि नेगेटिव चार्ज आया, तो एक ये बॉडी जिस पर कोई चार्ज है, मुझे पता नहीं है कि कौन सा चार्ज है, वो बॉडी में इसके पास लेके आया, इससे टच किया मैंने, इससे टच किया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तभी नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होती है, नेगेटिविटी, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिविटी की कमी है तो पॉजिटिव चार्ज, ओके, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे इसको टच किया तो क्या करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो न्यूट्रल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गिव अप करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होके कहां पहुंच गए, इसके पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये न्यूट्रल होता जाएगा, मींस इसकी जो टेंडेंसी है न्यूट्रल होने की, ओके, दोनों साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इधर भी जाएंगे और इस पे भी जाएंगे, तो ये धीरे धीरे न्यूट्रल हो रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, मान लीजिए दोनों फॉइल पे 50-50 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, अब कुछ नंबर 10-10 इलेक्ट्रॉन उधर से आ गए दोनों पे, तो क्या हो गए, अब कमी कितने की रह गई, 40-40 की रह गई, ओके, तो पहले 50-50 की कमी थी, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज पहले ज्यादा था दोनों पे, तो रिपल्शन क्या था, ज्यादा था, अब इलेक्ट्रॉन आ गए, अब उसकी वजह से 40-40 की इन पर जो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब कितनी 40-40 की रह गई, तो मीन कम कमी रह गई, तो जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि 10 के इक्विवेलेंट चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, इतना बच गया बस, तो पहले चार्ज ज्यादा था तो रिपल्शन ज्यादा था, अब चार्ज थोड़ा कम है तो रिपल्शन क्या होगा, कम, तो जैसे ही अगर किसी बॉडी को लेके आए और ये फॉइल क्या हो गई, पास पास आ गई, क्योंकि चार्ज ज्यादा होगा तो रिपल्शन ज्यादा, इसलिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा, और अगर कम हो गई डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस पर चार्ज
न्यूट्रल हो रहा होने की टेंडेंसी है। ओके, तो मींस अगर ये न्यूट्रल हो रहा है इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, पहले क्या था पॉजिटिव था, अब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो मींस इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसका मतलब कि जो आप बॉडी लेके आए हैं उससे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब वो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रही है, इसका मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज था, इस या इलेक्ट्रॉन की एक्सेस थी इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, वो गिव अप कर रही है, दे रही है। तो उससे हम आइडिया लगाएंगे इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, क्योंकि वो गिव अप कर रही है इस वजह से यहाँ पर इस पर चार्ज कम होता जा रहा है और रिपल्शन कम हो रहा है, इसलिए फॉइल क्या आ रही है, पास पास। इसके अपोजिट अगर पॉजिटिव, इसके अपोजिट अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अगर आएगी, ठीक है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आई तो होगा क्या, होगा क्या, इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो फॉइल है यहां से इलेक्ट्रॉन, जो फॉइल है यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको न्यूट्रल होने के लिए, तो इस फॉइल से होके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो फॉइल पे ऑलरेडी 50 इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी थी, अब मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और ये न्यूट्रल होना स्टार्ट हुआ, न्यूट्रल होना स्टार्ट हुआ, तो अब इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी रह गई, 60-60 बढ़ गई, और पहले 50-50 थे, अब इलेक्ट्रॉन और इस पे चले गए तो इस पर और इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ गई मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो रिपल्शन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो दोनों फॉइल क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी, और ज्यादा रिपल्शन होगा, एक दूसरे से और ज्यादा दूर जाएगी। तो इसका मतलब कि फॉइल अगर की डिस्टेंस अगर बढ़ रही है इसका मतलब कि जो बॉडी लेके आए वो पॉजिटिव है, और फॉइल के बीच की जो डिस्टेंस कम हो रही है तो उसको उससे हमें पता चलेगा कि जो बॉडी टच करी आपने वो नेगेटिवली चार्ज्ड। आगे बात समझ, तो इस तरीके से ये डिवाइस वर्क करती है, सिंपल सी डिवाइस है, फाइन। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप क्या लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस it is a device, it is a device used to check nature of charge, nature of charge on a body या on a charged body, okay, on a charged body। तो बॉडी पर किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर, तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे वर्क करती है वो मैंने आपको बता ही दिया है, फाइन। तो अभी यहाँ पर केवल उसके बारे में समझा है हमने, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे हैं हम, केवल उसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, डेफिनेशन है जस्ट। नाउ नेक्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या होता है, तो जैसा अभी हमने डिस्कशन किया था कि कोई भी बॉडी नेचर में फंडामेंटली किससे मिलकर बनी है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, लाइक दिस। ओके, अब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं कॉपर का एग्जांपल लूं, अगर ये एटम किसका है, कॉपर का, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कॉपर के अंदर मान लीजिए 29 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 29 प्रोटॉन है और 29 क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर 29 में से 28 इलेक्ट्रॉन, 28 इलेक्ट्रॉन कहां है, इनसाइड एटम, यानी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं इनसाइड एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां है, आउट ऑफ एटम, एटम के बाहर आ गया,
बट इनसाइड बॉडी, बॉडी से बाहर नहीं आया। ओके, इनसाइड बॉडी। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम? बाउंड इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑर्बिट के अंदर है तो इसको बोलेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम? बाउंड इलेक्ट्रॉन। और जो बॉडी से एटम से बाहर आ गए, ठीक है, एटम से क्या आ गए? बाहर, लेकिन बॉडी के अंदर ये जो फ्री स्पेस है यहां पर है, कहां पर है? ये फ्री स्पेस में। तो ये जो बाहर आ गए इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, बाउंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आसानी से हो नहीं पाएगा, बिकॉज क्योंकि ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, तो इसके अराउंड ही जा रहा है, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये फ्री है, लेकिन ये क्या है? फ्री है। तो अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करके इसको पास में लेके आया तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइक दिस। क्लियर? सो इनको बोलेंगे आप फ्री इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं लाइट एनर्जी की हेल्प से बाहर कर दूं, यानी आउट ऑफ बॉडी निकाल दूं, आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर आ गया है, ठीक है, खींच के इसको बाहर निकाल दिया। तो जब ये बाहर चला जाएगा लाइट एनर्जी की हेल्प से, यानी लाइट इंसिडेंट करवा के, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया इसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है आउट ऑफ बॉडी है, आउट ऑफ बॉडी, बॉडी से भी बाहर। फ्री इलेक्ट्रॉन तो क्या है? बॉडी के अंदर है। आउट ऑफ बॉडी मीन्स बाहर, तो इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। फाइन, क्लियर? ओके, तो ये होता है बाउंड इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनके बारे में लिख लेते हैं एक एक पॉइंट। फर्स्ट वन इज बाउंड इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एटम। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड एटम, रिवॉल्विंग अराउंड एटम, इसको क्या बोलेंगे? बाउंड इलेक्ट्रॉन। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एटम बट inside, but residing inside body, inside body, between, yeah, in free space, in free space between atoms, between atoms, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है, लेकिन बॉडी के अंदर ही ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये रिसाइड कर रहे हैं। ओके, और कहां पे? स्पेस बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में जो स्पेस है वहां पर वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो उनको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजीली हम करवा सकते हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एटम के अराउंड क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको मूव करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन। फाइन। नेक्स्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? देखो,
तो इलेक्ट्रॉन comes out of body due to light energy incident on it. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी बॉडी से ही बाहर आ गया। ठीक है, बॉडी से ही क्या हो गया? बाहर आ गया, फ्री स्पेस में चला गया, मींस स्पेस में चला गया। कोई बॉडी है उससे बाहर आ गया तो पूरा स्पेस में चला गया, बॉडी के अंदर वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। ओके, सो इट इज द फोटो इलेक्ट्रॉन। फाइन, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पर मटेरियल को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। तो ऐसे सब्सटेंस या मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर्स क्या है? बहुत ज्यादा है, तो उनको बोलेंगे कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर्स न तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है, मॉडरेट है, तो उनको बोलेंगे सेमीकंडक्टर। एलॉयज जो है वो मिक्सचर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि ये तो क्या है? मिक्सचर ऑफ कंडक्टर्स है। ओके, और इंसुलेटर, इंसुलेटर मींस वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्टर एलॉयज के कंपैरिजन में बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलेंगे हम इंसुलेटर। ओके, कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किसमें इजीली हो जाएगा या करंट किसमें इजीली पास हो जाएगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उनको हम मूव करवा सकते हैं, उनके मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है, बट कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा। कंडक्टिविटी मींस कंडक्ट करवा रहा है, करंट को कंडक्ट करवा रहा है, चार्ज को फ्लो होने दे रहा है। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है मतलब वो इजीली उसमें करंट फ्लो कर जाएगा, तो ऐसा किसमें होता है? कंडक्टर में होता है। रेजिस्टिविटी जस्ट इसका उल्टा, ये भी आपने 10th क्लास में ऑलरेडी वैसे पढ़ रखा है। ओके, तो मींस जो इलेक्ट्रॉन को या करंट को फ्लो होने नहीं दे, तो जस्ट उल्टा। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा, कंडक्टर की सबसे कम। फाइन, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो मेन जो हमारा फोकस था वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे था। तो किसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते, किसमें कम होते, उसके बारे में डिस्कशन था। तो कंडक्टर में बहुत ज्यादा होती है। अगर रेंज की अगर बात करूं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की रेंज की बात करूं, फ्री इलेक्ट्रॉन रेंज की अगर बात करूं, तो कंडक्टर में जो रेंज होती है वो 10⁻22 से भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इसमें 10⁻28 29 तक होती है। सेमीकंडक्टर में 10⁻15 16 से लेके ऊपर 10⁻22 तक। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसमें बहुत कम, 10⁵ से लेके 10⁻10 इतनी। ओके, 10⁵ से लेके 10⁻10 तक इतनी। क्लियर? तो इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके कंपैरिजन में क्या है? बहुत कम है, इससे इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। क्लियर? जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें इजीली हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं। फाइन, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मटेरियल। फाइन, ओके, इसको पढ़िए अब।